अब मैं ऋषिकेश का रुख कर लेती हूँ और ऋषिकेश भी हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, अब यहाँ पर भाई दोनों ही गठबंधनों की तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर एनडीए सरकार वही बनती जो नजर आ रही है, जो कि एग्जिट पोल कह रहे हैं। लेकिन जो तीसरे फ्रंट के रूप में जो उभरा हुआ नजर आ रहे थे, चाहे हम ओवैसी जिनका प्रदर्शन लास्ट चुनावों में तो अच्छा रहा था, इस बार वो भी प्रदर्शन फीका दिख रहा है। उधर प्रशांत किशोर एग्जिट पोल कह रहे हैं वो तो डबल डिजिट भी नहीं क्रॉस करने वाले। बेअसर साबित हुई उनकी तमाम अपील और ये सब। नहीं पूजा, देखिए दूसरे चरण का चुनाव पहले चरण के चुनाव के मामले में थोड़ा अलग दिख रहा है पूजा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं भी यहाँ का वोटर हूँ और हमने भी वोट किया है, तो वोटिंग का ट्रेंड और वोटिंग का सेंटीमेंट बूथ पर हम लोग दोनों जगहों पर देख पा रहे थे। दरअसल जिन इलाकों में पूजा महागठबंधन को अपराजय बढ़त थी, खास करके मैं मगध, शाहाबाद और जो कैमूर का इलाका है उन इलाकों में, जहां पे तकरीबन 71 में से 49 सीटें जीती थी, जो टोटल का आंकड़ा है उसमें से महागठबंधन का, उन इलाकों में वोटिंग का ट्रेंड बदला हुआ दिख रहा था। वहां महागठबंधन थोड़ा पहले के मुकाबले थोड़ा कमजोर जरूर दिख रहा था, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी कि 50-50 का मुकाबला है या फिर एनडीए में जो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जो तीनों का वोट है और इन इलाकों में तीनों का प्रभाव अच्छा है, उनके आने से एनडीए गठबंधन को बहुत ज़्यादा उसमें कोई फायदा दिख रहा हो या इजाफा दिख रहा हो एनडीए में। हाँ, ये राहत की बात जरूर है कि जिन इलाकों में जनता दल यूनाइटेड का खाता नहीं खुला था उन इलाकों में जनता दल यूनाइटेड अपना खाता खोलता हुआ दिख रहा है। तो मगध और शाहाबाद के इलाके में जिसमें 71 थी, 71 में 49 2020 का आंकड़ा था, उसमें महागठबंधन को थोड़ा नुकसान सीटों का होते हुए दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। पहली बात तो ये पूजा जो इधर की मैं बात कर रहा था। दूसरी बात, जिस सीमांचल में हमारे सहयोगी संजीव जी थे और उन इलाकों में हम लोग भी जब असदुद्दीन ओवैसी की सभा को गए थे करने, तो वहां दो बात बिल्कुल साफ थी कि असदुद्दीन ओवैसी की कुछ सीटों पर वोटिंग जो नंबर्स थे, जो वोटर्स थे, वो वोट जरूर था 35,000, 38,000, 40,000, लेकिन उन जगहों पर 70% के आसपास मुसलमान थे और वहां जीत हार का अंतर 35,000, 38,000, जहां पे उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे अख्तरुल इमाम, वो तो तकरीबन 45 या 40,000 से ऊपर वोट से जीते थे। तो उन इलाकों में अंतर जरूर कम होगा, लेकिन सीटों में तब्दील हो रही है एमआईएम की सीटें, ये कम से कम नहीं दिख रहा है। कहीं 1 या 2 सीट अगर उनका खाता खुल जाए, 5 सीटों पर तो वो नहीं है और महागठबंधन को उस लेवल पर नुकसान पहुंचाने की हालत में नहीं है। तीसरी बात, जो मिथिलांचल का इलाका है और जो खास करके जो चंपारण का इलाका है पूजा, जहां पे दूसरे चरण में कल वोटिंग हुई थी, उनमें बिल्कुल महागठबंधन फिसड्डी साबित हुई थी। एनडीए का क्लीन स्वीप था। सहरसा, सुपौल, शिवहर, सीतामढ़ी, बेतिया, मोतिहारी, इन इलाकों में जितने भी तकरीबन सीटें थी उसमें महज 4 या 5 सीटें महागठबंधन के खाते में आई थी। इस बार जन सुराज के होने की वजह से और महागठबंधन का वोट, खास करके जो मुकेश सहनी का वोट है, आईपी गुप्ता का वोट है, वो वोट महागठबंधन के साथ इंटैक्ट रहा। ये मैं वोटिंग का ट्रेंड बता रहा हूँ। हाँ। एग्जिट पोल क्या होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, उसके लिए सबको 14 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इन इलाकों में जो कोर वोटर थे एनडीए के, उस कोर वोटर में बिखराव था। महागठबंधन के साथ 2020 में जो 37.3% वोट थे, उस वोट में इजाफा है पूजा। मैं फिर ये बात को दोहरा रहा हूं। तो उधर लगता नहीं है कि प्रदर्शन एनडीए उतना अच्छा कर पाएगा और जो मगध की सीटें या शाहाबाद की सीटें जो जिसमें उनको थोड़ा बहुत नुकसान होता हुआ दिख रहा है, वो उधर से कवर हो रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि लड़ाई बिहार के विधानसभा के चुनाव में दोनों चरणों में जो मुख्य लड़ाई थी आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में थी। दोनों तकरीबन 98 पर 98 सीटों पर आमने सामने है पूजा, और बाकी तकरीबन 143 या 144 सीटों पर ही एलआई बीजेपी या फिर बाकी जो एलआई से वो उनका सबसे बड़ा प्रदर्शन रहा है या फिर उन लोगों के बीच में आम लड़ाई है। लेकिन जेडीयू और आरजेडी के बीच में मुख्य लड़ाई थी और दोनों का ही स्ट्राइक रेट दोनों के आसपास रहेगा। कहना मुश्किल है कि कौन बढ़त लेगा कौन नीचे जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन दोनों ही क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले तीसरे पायदान पर है। इनका प्रदर्शन इन दोनों से खराब होगा। सीटों में कितना कन्वर्ट होता है, कितनी सीटें कम रहती है, ये 14 तारीख को चुनावी आंकड़ा आने के बाद पता चल पाएगा। दूसरी बात की जो एनडीए के एलाइज है पूजा, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो,
उनके खाते की जो सीटों की संख्या थी वो सबसे कमजोर कड़ी है एनडीए की, और वहां पे उनका प्रदर्शन अपेक्षाकृत जो लोकसभा चुनाव का स्ट्राइक रेट था उस तरीके का स्ट्राइक रेट नहीं रहेगा। पिछले बार चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग थे, तो जिन इलाकों में इन लोगों ने अपना उम्मीदवार उतारा था उन्हीं इलाकों में इस बार महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों का जो टैक्टिकल जो सोशल इंजीनियरिंग किया है वो उनके पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है। महागठबंधन में 3 जो वोट बैंक है वो ऐड हुआ है। आईपी गुप्ता की जो ततमा समाज है, दूसरा मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम बनाने का उनको कुछ लाभ मिला है, और तीसरा महागठबंधन के जो कोर वोटर है एमवाई समीकरण, उसमें बंटवारा एनडीए की तुलना में बिल्कुल न के बराबर दिख रहा है। दोनों वोट इंटैक्ट है और एग्रेसिव है, इसीलिए जो वोट परसेंटेज हुआ, एक तो एसआईआर उसकी बड़ी वजह रही है, और दूसरा कि दोनों जगहों पर दोनों के वोटर मुकाबले महागठबंधन के वोटर ज्यादा निकलते हुए दिखाई दिए पूजा कुछ इलाकों में। तो इसीलिए कहना मुश्किल है कि एक तरफा 150 सीट या 160 सीट किसी भी गठबंधन को आए, ऐसा संभव होता हुआ नहीं प्रतीत दिख रहा है। बिल्कुल बेहद नजदीक लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है, और ये कहना मुश्किल है कि किसी को अगर वोट परसेंट ज्यादा आएगा तो उनकी सीटें ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा मुश्किल नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो जन सुराज का है कि उसको वोट परसेंट कितना आता है, क्या वो 6% के पार करते हैं, 7% के पार करते हैं। जितना जन सुराज का वोट परसेंटेज बढ़ेगा उतना ही एनडीए के लिए नुकसान का ये समीकरण है, गणित यही कहता है, और जितना जन सुराज को वोट कम आएगा उतना एनडीए के पक्ष में जाएगा। लेकिन नजदीक है मुकाबला, बेहद कांटे का मुकाबला है, और कहना मुश्किल है। पहले फेज में निश्चित तौर पर एनडीए को बढ़त दिख रही थी, लेकिन दूसरे फेज में महागठबंधन भी उससे कमतर नहीं दिख रहा है। ये बात जरूर दोनों के लिए कि महागठबंधन के लिए कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी है, और कांग्रेस का प्रदर्शन 2020 जैसा होगा या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस या फिर उनके अलाइज में उस तरीके का प्रदर्शन नहीं दिखा है, खास करके मुकेश सहनी और कांग्रेस को लेकर के। आईपी गुप्ता फिर भी ठीक है, और यही हाल कमोबेश एनडीए में रहा है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का जो प्रदर्शन है वो मुकाबले बीते चुनाव के मुकाबले इस बार कमजोर साबित होगा, और वो एनडीए की कमजोर कड़ी है। पूजा ठीक है, लेकिन ऋषिकेश, हम अगर आंकड़ों के हिसाब से आए और अगर अलायंस को अगर हम साइड भी कर देते हैं तो मजबूत प्रदर्शन करने वाली एनडीए में वो सीटों की संख्या तो 202 हो जाती है। तो फिर भी मजबूती अगर आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो वहां पक्ष तो वो फिर एनडीए के उधर जाता दिख रहा है, क्योंकि इधर तो आरजेडी ही सबसे मजबूत दिख रही है ना। नहीं, देखिए, जिसको आप 202 सीटें बोल रहे हैं पूजा, जो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं, तो जनता दल यूनाइटेड का 2020 के मुकाबले में प्रदर्शन अच्छा है। जो आप जितने भी एनडीए के पक्ष में हैं, महिलाओं की मैक्सिमम वोटिंग, 10,000 रुपया, 1100 रुपया पेंशन, 125 यूनिट फ्री बिजली, और जो वोट का ट्रांसफर है बीजेपी के मुकाबले जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को एनडीए का वोट आसानी से और सबसे ज्यादा ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए 101 सीटों में जो स्ट्राइक रेट है बीजेपी के मुकाबले, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जनता दल यूनाइटेड का स्ट्राइक रेट ज्यादा होगा। जो पार्टी 42 सीटों पर 2020 में सिमट गई थी और उसमें सवर्ण वोटरों का सबसे बड़ा योगदान था। 2020 के विधानसभा चुनाव में पूजा पूरे बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ अगर किसी ने माहौल बनाया था तो वो सवर्णों ने बनाया था। सवर्ण के जितने कैंडिडेट थे बिहार में अलग अलग जगहों पे, सबसे ज्यादा उन्हीं के उम्मीदवारों ने वोट काटे थे। ऐसा नहीं था कि चिराग पासवान के जो कोर वोटर पासवान है और पासवान उम्मीदवार है और पासवानों की तादाद बड़ी लंबी रही और उन्होंने ज्यादा वोट काटा। और इसी से जुड़ा अगला सवाल मैं संजीव से पूछूंगी। जेडीयू को तकरीबन यहाँ वोटिंग से पहले हम देख रहे थे कि किस तरह से लगातार नीतीश कुमार को लेकर जो लगातार उनकी गिरती सेहत को लेकर, उनके बयानों को लेकर, मतलब पॉपुलर सीएम की अगर रेस में देखो तो तेजस्वी जो है वो नीतीश पर भारी पड़ रहे थे। ये वोटिंग होते होते एकदम चेंज कैसे हुआ ये? बहुत अच्छा किया आपने पूजा की ये सवाल कर लिया, क्योंकि ये पूरी बहस अधूरी रह जाती है। व्यक्ति का जो अपना इमेज होता है, जो अपनी उसकी छवि होती है, वो वोट साथ लेकर के आती है। और ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। जब लीड कर रहे होते थे अटल जी तो वो बात अलग थी, बिहार में लालू जी तो उनके समर्थक अलग तरीके से आते थे, यूपी में मुलायम सिंह यादव तो उनके समर्थक अलग तरीके से आते थे। लोहिया के नाम पर आज भी राजनीति होती है। तो देखिए, जो व्यक्ति का इमेज होता है वो बड़ा मायने रखता है। ये इमेज धूमिल होने लगा था उनके स्वास्थ्य की बात को लेकर के, ये बात सच था। और अभी से कुछ महीनों पहले की बात अगर हम कर ले पूजा, तो वो इमेज धूमिल होती चली गई और इतनी धूमिल हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इन्हें प्रोजेक्ट करना
चीफ मिनिस्टर्स कैंडिडेट के तौर पर एनडीए का उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, लिहाजा उसमें थोड़ी सी आनाकानी दिखी। लेकिन मैजिक हो गया जब 10,000 वाला ये जो घोषणा हुआ, 10,000 रुपए मुख्यमंत्री महिला अनुदान योजना जो आई, उसने पुनरावृत्ति कर दी, याद दिला दिया कि विमेन के लिए, महिलाओं के लिए नीतीश कुमार नाम के शख्स ने क्या क्या किया है। और वो शुरुआत हो जाती है 2005-6 के उस मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बस्ता योजना, मुख्यमंत्री की वो योजना जिसमें कि आप 10वीं पास करें तो इतने हज़ार, इंटर पास करें तो इतने हज़ार अगर ग्रेजुएशन करें। एक व्यक्ति ने मुझे बताया 98,000 रुपया उसकी बिटिया को मिला है जब से वो छोटी थी और इनकी योजनाएं शुरू हुई थी। आज वो ग्रेजुएट हो गई है और उन्हें उम्मीद थी कि ये जो आरक्षण मिला हुआ है बिहार में, उसमें वो पास कर जाएगी और उसे नौकरी मिल जाएगी। और ये मैं सवर्ण समाज की बात कर रहा था। तो आप सोचिए कि उस व्यक्ति का जो इमेज है अचानक से परिवर्तन पाता है और जो एक धूमिल छवि थी अचानक से उदात्त छवि। दूसरी बात कि जो तबीयत खराब वाली बात थी ना, उससे क्या हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो गया। जब 2020 में चुनाव हो रहे थे उस वक्त घूमते थे तो नीतीश कुमार को भला बुरा कहने वाले लोग मिल जाते थे। कल किशनगंज में हमसे आशा ने पूछा कि आप इनसे पूछिए कि नीतीश कुमार के बारे में राय क्या है। और मैंने जब यही सवाल उनसे कहा, क्योंकि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज से भी अपील की थी, उन्होंने कहा नीतीश कुमार निष्कलंक है, नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, नीतीश कुमार में कहीं कोई गलती नहीं है, वो बीजेपी के साथ है इसलिए हम उनके साथ नहीं है, वरना हम नीतीश कुमार को चुनेंगे। तो ये बातें जो है नीतीश कुमार के लिए पॉजिटिव हो गई। वो तबीयत खराब वाली बात भी पॉजिटिव हो गई। बीजेपी ने इसको रियलाइज़ किया और तेज़ी से कोर्स करेक्शन किया और इस कोर्स करेक्शन में उनको लाभ कुछ हुआ भी और शायद कुछ नहीं भी हुआ है लाभ। उनको लाभ नहीं भी हुआ। जो ऋषिकेश कह रहे थे कि बहुत से वोट जो इधर के हैं वो उधर तो गए, लेकिन उधर वाले इधर आए क्या, इस पर अभी द ज्यूरी इज स्टिल आउट, जो कि 14 तारीख को हम लोग को पता चलेगा।